हेलो बच्चों, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया और यहाँ पढ़ते हैं आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स इन अ कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड मैनर। तो बच्चों, आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। इसके पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि बार्टर सिस्टम, मनी के फॉर्म्स, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड मेनी मोर। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। अब पार्ट 2 इस चैप्टर का मैं इसीलिए लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन कवर नहीं हो पाए थे लास्ट सेशन में। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन के आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं हाई पावर्ड मनी, हम इसे समझेंगे पहले। फिर हम बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी कंट्री में आरबीआई, उनके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि आरबीआई किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस एंड आरबीआई किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो हैं, वहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि आपको कई बारी कोई फंक्शन दे दिया जाता है एंड आपको वो एक्सप्लेन करना होता है। तो बिल्कुल अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड कीजिए और इन दोनों ही टॉपिक्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके ये 6 नंबर किसी भी तरीके से छूटे ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हाई पावर्ड मनी से। देखिए, हाई पावर्ड मनी के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई पावर्ड मनी को और क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मॉनेटरी बेस। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में हाई पावर्ड मनी लिखकर या फिर मॉनेटरी बेस लिखकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेनेशन आपका सेम रहेगा। चलिए हाई पावर्ड मनी को समझते हैं। तो हाई पावर्ड मनी इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, आप ऐसे समझ सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो अब हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि क्या है। तो हाई पावर्ड मनी में सबसे पहला क्या आता है कि जो पब्लिक है उनके पास जो भी करेंसी है, अब करेंसी हमें पता है 2 तरीकों से हो सकती है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, नोट्स हो सकते हैं जिन्हें आप पेपर नोट्स भी कहते हैं, और कॉइन्स। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि लोगों के पास जो भी करेंसी है। ओके, दूसरा क्या है कि जो हमारे बैंक्स हैं उनके पास जो भी रिजर्व्स हैं, हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं, तो वो इसका बन जाता है सेकंड एलिमेंट। ठीक है, थर्ड वन इज, हमने ये भी पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना होता है, तो इसका तीसरा एलिमेंट यही है कि कमर्शियल बैंक्स ने अपना जो डिपॉजिट आरबीआई के पास रखा या जो रिजर्व्स आरबीआई के पास रखे। ओके, तो इन तीनों चीज़ों के मिलने से बनता है आपका हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस। क्या क्या? लोगों के पास जो करेंसी है, कमर्शियल बैंक ने खुद के पास जो रिजर्व्स रखे हैं एंड कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास जो रिजर्व्स या डिपॉजिट्स रखे हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक होता है डन। अब चलते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को जानते हैं, बट हो सकता है कि आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाते हो या उनको टर्म्स में बता ना पाते हो। तो हम आज उन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में सबसे पहला फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी। ये तो हम सबको पता है, देश में करेंसी इशू करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, हमारे सेंट्रल बैंक का है। ओके, तो पहला फंक्शन डन, क्या कि इशूअर ऑफ करेंसी है। ठीक है, दूसरा है बैंकर टू गवर्नमेंट। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरीके से हमें लोन चाहिए होता है तो हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट को तो पूरी कंट्री चलानी है और गवर्नमेंट को भी फंड्स की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट किसके पास जाती है? गवर्नमेंट जाती है सेंट्रल बैंक के पास। तो इस तरीके से आरबीआई या फिर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या बन जाता है? बैंकर बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो बैंकर टू गवर्नमेंट। थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। नाम से ही समझ आ रहा है, बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों का बैंक। ओके, तो हमें पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, उनको किसके अंडर काम करना होता है, किसकी गाइडलाइंस, किसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इन बैंक्स को मॉनिटर करने का काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि बैंकर्स बैंक है। ठीक है, यानी कि सारे बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है जो इन सबको मॉनिटर करेगा। ओके, और सुपरवाइजर है, यानी कि इन सारे बैंकों के सुपरविजन का काम करता है, इनके निरीक्षण का काम करता है कि सारा काम
ढंग से करें, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, जो रिजर्व्स मेंटेन करने को कहा जाता है वो मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड फंक्शन डन। अब फोर्थ फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, कि क्रेडिट कितना दिया जाना है, इस सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने की, गाइडलाइंस वगैरह निकालने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? सेंट्रल बैंक की। एंड ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो मनी सप्लाई सिंपली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके पास जो भी करेंसी रहती है, किस फॉर्म में, पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, वो क्या बनाती है? हमारी मनी सप्लाई। ठीक है, इनकी सप्लाई में कितना मनी है, लोगों के पास कितना पैसा है, सर्कुलेशन में कितना पैसा है। तो अब ये मनी सप्लाई तो हमने समझ लिया, लेकिन ये मनी सप्लाई कंट्रोल कौन कर रहा है? यानी कि ये जो लोगों के पास पैसा है, उनके हाथ में पैसा है, सर्कुलेशन में पैसा है, वो ज़्यादा हो, वो कम हो, ये कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है, आरबीआई का है। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज कंट्रोल। जो भी एक्सचेंज रेट रहता है हमारी करेंसी का फॉरेन करेंसी के साथ, उसको मॉनिटर करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? सेंट्रल बैंक का, थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट वन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कमर्शियल बैंक खुद को प्रॉब्लम में पाते हैं, तो उस समय पर उनको लेंड करने का काम, यानी कि उनको फंड्स देने का काम, उनको पैसे देने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे अगर कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उस कमर्शियल बैंक में काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स होंगे, उन्होंने कोई पैसा डिपॉजिट किया होगा। अब मान लीजिए कि कभी वो लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन उस कमर्शियल बैंक के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि उन लोगों का डिपॉजिट उनको रिटर्न कर सके, उसकी लिक्विडिटी ही इतनी नहीं है। तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उस कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करने का काम करता है, उनको पैसे देते हैं। तो ये बन जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ डन हो जाते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। आई होप आपको सारे फंक्शंस समझ में आए हो। इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई के बारे में। देखिए, मैंने आपको मनी सप्लाई समझाया कि लोगों के पास जो भी पैसा है वो बनाता है हमारे पास क्या? मनी सप्लाई। ठीक है, अब हमने समझना क्या है कि मनी सप्लाई, यानी कि लोगों के पास जो पैसा है वो ज़्यादा हो, वो कम हो, वो कितना हो, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, तो हमने क्या समझा? मनी सप्लाई क्या है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। लेकिन आरबीआई क्या ऐसा करता है कि वो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाता है? कुछ तो टेक्निक्स लगती होंगी, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स लगते होंगे। तो हमने आज वही इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, वही तरीके पढ़ने हैं जिनका यूज़ कर कर आरबीआई इस मनी सप्लाई को फ्लक्चुएट करवाता है, कम या ज़्यादा करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, क्वांटिटेटिव, और दूसरे होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव। ओके, तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को समझने से। देखिए, वैसे तो ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर इसको समझने कैसे वाले हैं? हम लोग पहले एक एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे कि वो है क्या। अभी आपको हो सकता है बैंक रेट का मतलब ही ना पता हो, आपको रेपो रेट का मतलब ही ना पता हो, तो पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे और फिर इनको किस तरीके से यूज करता है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, फिर हम ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे एक एक पॉइंट से। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हमारा रेपो रेट एंड हमारा बैंक रेट। ओके, चलिए, तो रेपो रेट एंड बैंक रेट को हम लोग सबसे पहले यहां पर समझने वाले हैं। देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम लोग बोरोइंग करने के लिए किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास। ठीक है, तो सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक्स को बोरोइंग करनी होती है, उनको पैसा चाहिए होता है उधार पर, तो वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, तो हमने इसको कैसे समझा कि कमर्शियल बैंक को अगर क्या चाहिए, दे वांट लोन। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए या उनको बोरोइंग करनी है, पैसा चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। ठीक है,
आरबीआई इनको पैसा दे भी देगा। अब जब आरबीआई इनको पैसा दे देगा तो आरबीआई उसके बदले कुछ इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना इनसे, कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पैसे के ऊपर। ओके, तो यही जो इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करता है, कब? जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स ने बोरोइंग की है या लोन लिया है, तो यही कहलाता है हमारा रेपो रेट या फिर बैंक रेट। ओके, तो मैम क्या ये दोनों सेम है? नहीं बच्चे, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। रेपो रेट भी इंटरेस्ट रेट ही है, बैंक रेट भी इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो रेपो रेट है, अगर बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने जो आरबीआई से लोन लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक वो कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। और अभी आप समझ गए होंगे दूसरा क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक को आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कहलाएगा बैंक रेट। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो रेपो रेट कहलाएगा या बैंक रेट, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अब इससे मनी सप्लाई किस तरीके से हमारी चेंज होगी। अब हम मनी सप्लाई को समझते हैं। देखिए, हमने समझ लिया कि बैंक रेट क्या है और हम लोगों ने समझ लिया रेपो रेट क्या है। अब हम लोग समझते हैं मनी सप्लाई के बारे में। देखिए, आरबीआई क्या चाह सकता है, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है तो आरबीआई की दो इंटेंशंस हो सकती हैं, या तो वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो या वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो, ठीक है। अब जब वो चाहते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज हो यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ये होगा कि ये बैंक रेट बोल लो या फिर रेपो रेट बोल लो, उस रेट को ये कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बैंक रेट है या फिर जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया जाएगा। अब इसको कम क्यों कर दिया जाएगा? देखिए, इसको कम इसलिए किया जाएगा ताकि कमर्शियल बैंक्स को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन लेने के बदले वो कम हो, ठीक है। तो वो जब कम रेट पर लोन लेंगी तो वो एक तो ज़्यादा लोन भी लेंगी, ठीक है, एंड आगे जब वही कमर्शियल बैंक्स उस अमाउंट से आगे लोगों को लोन देंगी तो वो उस इंटरेस्ट रेट को भी कम रखेंगी, ठीक है। तो अगर बैंक्स को पीछे से लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल गया है तो वो जो आगे लोगों को लोन देंगी, जनरल पब्लिक को लोन देंगी, तो वो भी तो कम इंटरेस्ट रेट पर ही देंगी। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा लोन्स का तो जनरल पब्लिक जो लोन लेने आई है वो ज़्यादा लोन लेगी। अब जब लोगों ने ज़्यादा लोन लिया यानी कि लोगों के पास जो पैसा आया वो ज़्यादा है, और लोगों के पास पैसा होने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ओके, तो आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करवाना चाह सकती है। अगर वो इंक्रीज करवाना चाहती है तो उस सिचुएशन में वो बैंक रेट या रेपो रेट को कम रखेगी ताकि बैंक ज्यादा लोन ले कम इंटरेस्ट रेट पर और आगे भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे तो लोग ज्यादा लोन ले और इस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज हो। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, अगर आरबीआई चाहती है कि जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाए तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगी कि बैंक रेट या फिर रेपो रेट को वो हाई रखेंगी। अब जब ये रेट हाई होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स को पीछे से ही लोन हाई रेट पर मिल रहा है, ठीक है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा, तो वो जब जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक्स लोन देंगे तो उनसे भी हाई इंटरेस्ट मांगेंगे, ठीक है। अब लोगों को जब हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो तो लोन ही कम लेंगे, ओके। अब वो जब लोन ही कम लेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या है और इसका यूज कर किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। ओके, तो हमने बैंक रेट समझ लिया है, हम लोगों ने बैंक रेट समझ लिया, हमने रेपो रेट समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग हमारे रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है। तो हम रिवर्स रेपो रेट का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेपो रेट या बैंक रेट। जब बैंक्स ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया या बोरोइंग की तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने उनको पे करा,
ठीक है। रिवर्स रेपो रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ऑपोजिट है। किस तरीके से? जब कमर्शियल बैंक्स ने कोई पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया, अब लोन नहीं लिया, अपना पैसा वहां डिपॉजिट करवाया, तो उस टाइम पर कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट रिसीव करेंगी आरबीआई से, या वो इंटरेस्ट अर्न करेंगी। तो ये क्या है? इंटरेस्ट अर्न्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है मैम, हमने ये तो समझ लिया कि रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग ये है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो मनी सप्लाई है, इसको यूज करने के लिए, यानी कि इसको कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई इसका यूज कैसे करेगा? अगेन आरबीआई दो चीजें चाह सकता है कि वो मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज करवाना चाह सकता है, या फिर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो। ठीक है, तो जब वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो, तो आपको ये नहीं लगता कि वो ये करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यानी कि वो कमर्शियल बैंक्स जो अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहे हैं, अगर वो पैसा आरबीआई के पास रखते तो आरबीआई उनको कम इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बैंक्स को आरबीआई से कम इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो बैंक्स ज्यादा अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो बाहर लोन देकर इंटरेस्ट अर्न करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मनी सप्लाई को जब इंक्रीज करवाना चाहता था आरबीआई, तो इन्होंने ये जो रिवर्स रेपो रेट था उसको रिड्यूस कर दिया, ताकि बैंक्स ज्यादा विलिंग ना हो उनके पास पैसा रखने के लिए, बल्कि वो लोगों को ज्यादा लोन दे और सर्कुलेशन में ज्यादा पैसा आए। अब अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो, तो क्या करेंगे? वो इस रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। यानी कि अब वो कमर्शियल बैंक से कहेंगे कि हमारे पास पैसा रखो, हम तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब कमर्शियल बैंक्स को भी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो आरबीआई के पास जाकर पैसा डिपॉजिट करवा देंगे। अब क्योंकि वो पैसा इन्होंने वहां डिपॉजिट करा दिया इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, तो अब जो लोगों को देने के लिए पैसा बचा वो कम हो जाएगा, तो कम लोन्स दिए जाएंगे लोगों को, तो लोगों के पास कम पैसा होगा, सर्कुलेशन में पैसा कम होगा, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ओके, चलिए हमने अभी तक समझ लिया है हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में। लीगल रिजर्व रेशियो अगर आपको याद हो तो इस एलआरआर के बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एलआरआर क्या होता है? मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये सीआरआर प्लस एसएलआर के मिलने से बनता है। सीआरआर मतलब कि बैंक को अपने डिपॉजिट का जो परसेंटेज अपने पास रखना, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, और एसएलआर बैंक को अपने डिपॉजिट का जो परसेंटेज कहाँ रखना होता है? अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो सी से आप याद रख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है, एसएलआर यानी कि जो बैंक को टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज अपने ही पास रखना है लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब मैम आपने एलआरआर तो समझा दिया कि इन दोनों के मिलने से एलआरआर बनता है। अब ये समझा दीजिए कि मनी सप्लाई से कैसे ये रिलेट करता है। देखिए फिर से वही बात कि आरबीआई दो चीजें चाह सकता है कि वो या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करवाना चाहते हैं या वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करवाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेंगे? वो इस एलआरआर को क्या कर देंगे? इस एलआरआर को रिड्यूस कर देंगे। क्यों रिड्यूस कर देंगे? देखिए एलआरआर का मतलब क्या है कि जो रिजर्व के फॉर्म में पैसा कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा और आरबीआई के पास रखा। ठीक है, तो अब जब रिजर्व के फॉर्म में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों को देने के लिए कम हो जाएगा। तो क्या करेगी आरबीआई? अगर वो ये चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए, तो वो कमर्शियल बैंक से कहेगी कि भाई एलआरआर कम है, तुम्हें अपने पास भी रिजर्व के फॉर्म में कम रखना है, और जो हमारे पास रिजर्व के फॉर्म में रखना है वो भी कम रखना है। ठीक है, तो अब जब इनको रिजर्व के फॉर्म में यानी अलग करके जो पैसा रखना है वो अगर कम रखना है, तो इनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा जब ज्यादा होगा तो लोगों के पास जब पैसा ज्यादा जाएगा तो उस सिचुएशन में हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा है कि अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो एलआरआर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वो एलआरआर को इंक्रीज कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक से क्या कहा जाएगा कि आपको रिजर्व के फॉर्म में अपने पास और हमारे पास जो पैसा रखना है, जो परसेंटेज रखनी है डिपॉजिट्स की, वो ज्यादा है। अब रिजर्व के फॉर्म में जो पैसा अलग करना था वो ज्यादा हो गया, तो पब्लिक को देने के लिए जो पैसा था वो कम हो गया। राइट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने दोनों चीज समझी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कराना और मनी सप्लाई को डिक्रीज करवाना। ओके,
चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो सेंट्रल बैंक है या जो आरबीआई है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है। अगेन ये मनी सप्लाई के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो आरबीआई फिर से मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज करवाना चाहेगा या फिर डिक्रीज करवाना चाहेगा, ठीक है। तो या तो इंक्रीज करवाना चाहेगा या डिक्रीज करवाना चाहेगा। अगर आरबीआई ये चाहती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो वो क्या करेंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे या सेल करेंगे। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करने या सेल करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर आरबीआई क्या करती है कि लोगों को अगर वो सिक्योरिटी सेल कर रही है, ठीक है, तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, बदले में वहाँ पर आरबीआई के पास पब्लिक से पैसा चला जाता है, ठीक है। तो जब पब्लिक से पैसा चला गया यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करी, ठीक है। इन्होंने सिक्योरिटीज को पब्लिक को सेल करा, ओके। और जब वो चाहती हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो वो क्या करती हैं, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हमने कहा कि अगर आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो वो बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज करेगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आरबीआई क्या करेगी, लोगों से वो सिक्योरिटीज को खरीद लेगी और लोगों को पैसा दे देगी। अब लोगों के पास पैसा चला गया है जब, तो सर्कुलेशन में पैसा बढ़ गया, लोगों के पास पैसा बढ़ गया, इनकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। दूसरा है कि आरबीआई चाहती है कि जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल करेगी, यानी कि लोगों से कहेगी कि आप इन सिक्योरिटीज को खरीद लीजिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब जब लोगों ने वो सिक्योरिटीज खरीद ली, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, तो लोगों का जो पैसा था वो आरबीआई के पास चला गया। अब लोगों के पास सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेकिन पैसा उन्होंने आरबीआई के पास दे दिया, तो पैसा इस तरीके से जो सर्कुलेशन में पैसा था, जो लोगों के पास पैसा था वो कम हो जाता है, और इस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ओके। अब हमारे यहाँ के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो भी थे हमारे आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो डन हो चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सॉल्यूशन एंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इनको समझना सिंपल है, जितना हम लोगों ने पिछला वाला समझने में हमें लॉजिक्स लगे वहाँ यहाँ इतना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इसको थियोरेटिकली समझ सकते हैं। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हम एक बारी मार्जिन रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो बोरोइंग की जा रही है, यानी कि जो लोन अमाउंट है वो, एंड जो लोन अमाउंट के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, जो भी चीज मॉर्टगेज पर देनी पड़ रही है, उसके बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 1000 रुपए का लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक को उसको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उसको सिक्योरिटी जो देनी पड़ेगी वो लोन अमाउंट से ज्यादा होगी। अब ये सिक्योरिटी जो उसको लोन लेने के लिए बैंक को देनी पड़ेगी वो ज़्यादा क्यों होती है, ये इसीलिए होती है ताकि अगर ये पर्सन जिसने लोन लिया है वो लोन रीपे ना कर पाए तो बैंक इसकी सिक्योरिटी को सेल कर कर वो पैसा वसूल कर सके। तो इसीलिए सिक्योरिटी की, यानी कि जो भी उनको मॉर्टगेज के तौर पर देना होता है या जो भी सिक्योरिटी के तौर पर देना होता है वो अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने समझा मार्जिन रिक्वायरमेंट जिस अमाउंट का लोन है और जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया है उसके बीच का डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि मनी सप्लाई से कैसे रिलेटेड है। अगेन
आरबीआई है, आरबीआई मनी सप्लाई से क्या चाह सकता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो या फिर मनी सप्लाई डिक्रीज हो। अगर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो वो क्या करेगा, वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करेगा। क्यों रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है। अब लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो कम करना चाहता है मनी सप्लाई को तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई रखेगा। अब जब लोग देखेंगे कि अरे हमें लोन लेने के लिए तो इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट देना पड़ रहा है, मतलब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना हो रहा है, तो लोग कम विलिंग होंगे लोन लेने के, तो यहाँ पर जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा है मोरल क्वेश्चन। मोरल क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसमें क्या किया जाता है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को डिस्करेज करता है, उनसे कहता है कि आप कम लोन दीजिए, आप ज़्यादा लोन्स मत दीजिए। कब, जब वो चाहता है कि जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो, कि आप लोन देने में बहुत ज़्यादा lenient मत रहिए। तो जब वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो तो वो बैंक्स को बोलता है कि आप ज़्यादा लोन मत दीजिए। एंड जस्ट ऑपोजिट, अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो वो अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि आप लोन्स को इनिशिएट कीजिए, लोन्स दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्रेडिट की रैशनिंग हो रही है, मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। अब ऐसा नहीं कर सकता आरबीआई कि अगर वो लोन नहीं देना चाहता तो इन स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी लोन ना दे, क्योंकि उनको लोन की नीड है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में आरबीआई कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन देना अलाउ करता है कि बैंक्स इन सेक्टर्स को लोन दे सकते हैं। जबकि यहाँ पर मॉरल क्वेश्चन में उन्होंने डिस्करेज किया था कंप्लीटली कि आप लोन मत दीजिए, जबकि रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन दिया, ओके, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। तो ये रहते हैं आपके मेजर कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई, जिसमें हम लोगों ने क्वालिटेटिव मेजर्स को भी पढ़ा जिसमें काफ़ी सारे रेट थे, और यहाँ पर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मेजर्स को भी पढ़ा जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल क्वेश्चन एंड रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है। तो इसी के साथ आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आज इस सेशन में कंप्लीट होता है। तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखिएगा ताकि मनी एंड बैंकिंग के जो 6 नंबर है आप वो पक्के कर सके। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दोनों ही सेशंस में हमने कवर किए हैं, तो इससे आप कम टाइम में जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के उनको समझ सके। तो तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए, और हम लोग आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही चैप्टर्स को कवर करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू।